ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, वह किसी बड़ी तबाही के बाद ही रुकेगा। फिलहाल उसके थमने ठहरने के आसार तो नजर नहीं आ रहे। अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल फैसिलिटीज, बहुत सारे परमाणु वैज्ञानिकों और कई कमांडर्स को गंवाने के बाद ईरान बौखलाया हुआ है, आपे से बाहर है और वो इजराइल के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मिसाइलों की बरसात है। जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, स्पेशल फोर्स जो ईरान की है, वो ये कह रही है कि इजराइल को मिटा देने तक उसका जो ऑपरेशन है ट्रू प्रॉमिस 3 वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, चाहे नतीजा अंजाम जो भी हो। और यह बयान उसने दिया इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर आज सुबह ताबड़तोड़ किए गए हमलों के बाद। वो तस्वीरें आपने सोशल मीडिया और कई चैनलों पर भी देखी होंगी या देख रहे होंगे। CNN की एक रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, तो उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि यरूशलेम जो इजराइल का एक शहर है, उसमें सायरन की आवाजें लगातार सुनाई पड़ रही हैं और उस शहर में अलग अलग जगहों पर धमाके सुनने को मिल रहे हैं। ये धमाके ईरानी हमले हैं। आसमान में मिसाइलों की आतिशबाजी के वीडियोज भी कई जगहों पर चल रहे हैं और अगर आपके पास यरूशलेम का वीडियो हो, कहीं भी आप YouTube पर, गूगल पर सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा, जो ताज़ा वीडियो है उसको देखिए आप, तो आपको ईरान के हमले का और उसके आक्रमण के स्केल का अंदाजा होगा। ईरान के हमलों में इजराइल बहुत नुकसान उठा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बार इजराइल को यह लगा है कि जो वो सोच करके बैठा हुआ था कि ईरान उसके मुकाबले में खड़ा नहीं होगा, ऐसा है नहीं। उसके आयरन डोम को उसने भी तोड़ा है और बड़ा नुकसान है। इजराइल की जो इमरजेंसी सर्विस है, अगर मैं उसके हवाले से आपको बताऊं तो लगभग 29 लोग घायल हुए हैं, जो ताज़ा हमला है ईरान का उसमें। लेकिन अल जजीरा कह रहा था कि इसमें 3 लोग मारे गए हैं। अगर पहले के हमलों के साथ मैं इसको जोड़ करके देखूं तो 14 और 3 17-18 लोग ईरान के हमलों में इजराइल के भीतर मारे गए हैं। और ये बात साफ दिख रही है कि ईरान अब समझौते के मूड में कतई नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। कतर और अमन, ये जो 2 देश हैं, इन दोनों देशों को उसने कहा है कि आप हमारे भी अच्छे दोस्त हैं, इजराइल अमेरिका के साथ भी संबंध आपके अच्छे हैं। आप चाहते हैं कि युद्ध के बीच में समझौता कराना, तो फिलहाल आप कुछ मत कीजिए, आप आराम से अपने घर बैठिए, हमें हमारा हिसाब बराबर कर लेने दीजिए। जब तक ये आग जो भीतर धधक रही है वो ठंडी नहीं पड़ती है, दिल को सुकून नहीं आता है, तब तक ये जंग चलेगी, चाहे नतीजा जो भी हो। हाइफा एक शहर है इजराइल का और यहां तेल की रिफाइनरी, हिंदुस्तान के भीतर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहां भारत के एक बड़े उद्योगपति अडानी की रिफाइनरी है और खबर है कि यहां जो रिफाइनरी है उसके ऊपर ईरान ने हमला किया, उसकी पाइपलाइन और ट्रांसमिशन लाइन ये डैमेज हुई हैं। रिफाइनरी को नुकसान जरूर हुआ है मगर ये वर्किंग है। तो हाइफा में जो हमला ईरान का हुआ है उससे थोड़ा बहुत नुकसान तो है, लेकिन कोई बहुत बड़े नुकसान की वहां से कोई खबर या तस्वीर नहीं है, कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं है। और मैं लगातार पिछले कई घंटों से कई एजेंसीज, चैनल्स और बहुत सारे जरिए खंगाल टटोल रहा हूं। एक बात्यार करके शहर है तेल अवीव के पास, और यहां भी ईरान ने हमला किया है और उस हमले में बहुत सारी इमारतें ध्वस्त हुई हैं, कई बच्चे और महिलाएं मारे गए हैं। इस शहर में बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो गए, राष्ट्रपति भी इजराइल के गए और उस तबाही को देख करके दहल गए नेतन्याहू, आपे से बाहर हो गए और उन्होंने वहां भी कहा कि ईरान को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो मीडिया से कह रहे थे कि आप बताइए कि जब इनके पास परमाणु बम नहीं है, सिर्फ मिसाइलें, गोला बम, बारूद हैं, तब तो इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अगर इनके पास परमाणु बम होता तो फिर क्या हमको ये छोड़ते? इसलिए ईरान के पास परमाणु बम का होना हमारे वजूद पर सबसे बड़ा खतरा है और हमारे ऊपर, हमारे अस्तित्व के ऊपर अगर कोई खतरा है, वो जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगे, अपना हमला नहीं रोकेंगे। ईरान में परमाणु हथियारों के होने की गुंजाइश जितनी देर तक है, जहां तक है वहां तक लड़ेंगे और खत्म करेंगे।
इसलिए बार बार इजरायल का यह दावा है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो चल रहा है उसका वो चलता रहेगा। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया है कि ईरान की जो खुफिया एजेंसी है उसके चीफ मोहम्मद कासमी उनको भी मार दिया गया है। एक किसी अननोन जगह पर वो फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे, उसी इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह दावा किया, बल्कि उन्होंने दुनिया को बताया कि इजरायल का जो ताज़ा हमला है उस ताज़ा हमला में ईरानियन इंटेलिजेंस के चीफ को मार दिया गया है। यानी कि ईरान ने कई परमाणु वैज्ञानिक जो परमाणु कार्यक्रम में लगे होते ईरान के कई बड़े जनरल, उनके साथ साथ ईरान की खुफिया एजेंसी के चीफ को भी खत्म कर दिया है। और तेहरान में जो तेल के कुएं जहां भी हैं उनके ऊपर लगातार वो हमला कर रहा है। ईरान के कई इलाकों में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं, उसको फाइटर जेट्स हमला कर रहे हैं और इजरायल रुकने के मूड में नहीं है। उधर कनाडा में आप देख रहे हो कि G7 की शिखर बैठक होने जा रही है। उस बैठक में भी इस युद्ध को लेकर के चर्चा होगी, लेकिन पश्चिमी देश जो बयान दे रहे हैं उसे साफ है कि ईरान के ऊपर इस बात का दबाव डाला जाएगा कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकिए। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो बात मीडिया से कही उसमें 3 बातें साफ साफ उनकी लगी साफ। पहली बात यह है कि ये लड़ाई रुकनी चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 2 देशों को लड़ना पड़ सकता है। लड़ना पड़ सकता है इसका मतलब यह है कि इजरायल जो हमला कर रहा है उस हमले को रोकने की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान अगर मुकाबला करना चाहता है तो करे, लेकिन यह हमला चलता रहेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि इजरायल और ईरान के बीच में समझौता होगा, लेकिन कब होगा? वो कह रहे हैं कि कभी कभी आपको अंत तक लड़ना पड़ता है। एक तो लड़ाई हो गई तो लड़ाई चल सकती है बहुत देर तक, और फिर आप कहते हैं कि अंत तक लड़ना पड़ता है, यानी कि जब तक अमेरिका और पश्चिमी देश फ्रांस, जर्मनी ये भी कमोवेश वही बात कह रहे हैं जो अमेरिका कह रहा है। ईरान के भीतर परमाणु बम बनाने की संभावना जब तक है, आशंका जब तक है, तब तक इजरायल हमला करता रहेगा, ये बात साफ है। और इजरायल ईरान के बीच इस युद्ध को रोकने के लिए फिलहाल कोई गुंजाइश किसी भी तरफ से नहीं दिख रही है। नेतन्याहू यह भी कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइलों से इजरायल की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि खुल करके अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कुछ हद तक ब्रिटेन भी, ये तमाम देश इजरायल की सुरक्षा में खड़े हैं। उसको गोला, असलहा, बारूद, फाइटर जेट्स, प्रोटेक्शन, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सब कुछ देने को तैयार है। अब सवाल यह कि हमला क्यों है इजरायल का, क्या आधार है? जो IAEA है उसकी जो ताज़ा तिमाही रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम जमा कर चुका है। एनरिच्ड यूरेनियम जो होता है जिससे परमाणु बम बनाते हैं, 60%। अगर आप एनरिच्ड यूरेनियम 90% तक पहुंच जाते हैं तो फिर आप परमाणु बम बनाने की हैसियत में आ जाते हैं। और यह आशंका बढ़ गई थी कि अब परमाणु बम बनाने की हालत में ईरान जा रहा है। एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के वो 60% तक आ गया है। 90% के बाद आप उसको रोक नहीं सकते हैं। IAEA 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो उसका है, उसने औपचारिक तौर पर घोषणा की थी कि ईरान ने 20 साल में पहली बार जो परमाणु अप्रसार से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियां हैं, नॉन प्रोलिफरेशन की, उसका उसने उल्लंघन किया है। और इसलिए ईरान जो है फिलहाल सवालों के दायरे में है। ईरान को लेकर के किसी और देश ने हमला करने या उसके ऊपर बंदिश लगाने की बात नहीं कही, लेकिन उससे पहले इजरायल कूद गया। और इजरायल के कूदने का मतलब है कि इशारा कहां से मिल रहा है आप समझ सकते हैं, वो अमेरिका से मिलता है। और अगर 400 किलोग्राम यूरेनियम 60% एनरिच्ड है ईरान के पास, जैसा कहा जाता रहा है, तो फिर वो 10 या इससे अधिक परमाणु बम बनाने के लिए अधिकृत है या बना सकता है। अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान 9 एटम बम बनाने की हैसियत में है, इतना उसने यूरेनियम अपने पास, एनरिच्ड यूरेनियम बना चुका है।
और इजराइल कह रहा है कि हमें इसी बात का डर है कि जिस दिन परमाणु बम हो जाएगा ईरान के पास, उसी दिन इजराइल के वजूद पर खतरा आ जाएगा। किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए जो इजराइल के चारों तरफ हैं। अब सवाल यह है कि अगर एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है तो वो कहीं भी किसी सीक्रेट खदान में छुपा सकता है। इजराइल उसके परमाणु वैज्ञानिकों को मार सकता है, इजराइल उसके जनरल्स को मार सकता है, इजराइल उसके बहुत सारी फैसिलिटीज को तबाह कर सकता है, लेकिन बम बनाने की जो जानकारी, एक्सपर्टीज है, उसको नष्ट नहीं कर सकता है। यह बात जग जाहिर है। और यह लड़ाई जो है वो अमेरिका और अमेरिका समर्थित देशों की आशंका ईरान को लेकर के जो है उसकी है इजराइल के बहाने। इजराइल दरअसल वो जरिया है जिसके माध्यम से ईरान या पूरे सेंट्रल एशिया के भीतर या वेस्ट एशिया के अंदर अमेरिका या पश्चिमी देश अपने मतलब साधते रहते हैं। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के मुताबिक वहां जो काम करना होता है, कराना होता है, इजराइल के जरिए कराते हैं और इजराइल उस इलाके का एक तरीके से उनकी तरफ से एक ठेकेदार बना बैठा है। और चूंकि इजराइल के खिलाफ लगातार कोशिशें होती रहती है और उन कोशिशों में ईरान सबसे आगे रहता है, चाहे हिजबुल्लाह को समर्थन देने का हो, गोला बारूद उसके कैंप में ट्रेनिंग देने से लेकर के और बाकी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने तक, या फिर हूतियों को समर्थन देने का मामला हो, हूतियों को खड़ा करने का मामला हो, या हमास को। इजराइल के खिलाफ जितनी भी ताकतें हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिनके चलते इजराइल को बार बार नुकसान होता रहा है, इजराइल के खिलाफ वो जंग लगातार जारी रखे हुए होते हैं, उन सब को समर्थन मिलता है ईरान से। ईरान जो है एक मुश्त दुश्मन है इजराइल का। और ईरान की जो मौजूदा सत्ता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 के बाद आज खामनेई उसके प्रधान हैं, इस सत्ता को भी इजराइल खत्म करना चाहता है। इजराइल को लगता है कि जो पुरानी व्यवस्था थी, अगर वो आ जाती है राजशाही की, या कोई नई व्यवस्था ईरान के भीतर खड़ा हो जाती है, तो फिर यह इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पैदा हुई सत्ता के जाने के बाद से हालात उसके लिए बेहतर हो जाएंगे। ये जितनी भी ताकतें ईरान समर्थित हैं जो उसके लिए मुसीबत बनी रहती हैं, इनका खात्मा हो जाएगा। और ईरान अगर ठीक ठाक संबंध इजराइल के साथ बना करके रहता है तो उस पूरे इलाके में बाकी देशों के साथ उसको कोई बहुत दिक्कत नहीं है, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, कोई मुसीबत नहीं है। मुसीबत की जड़ जो है ईरान है। और ईरान के पास अगर ताकत परमाणु बम की हो गई तो फिर इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। ना सिर्फ स्टेट एक्टर्स बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए भी वो परमाणु हमला करवा सकता है, मसलन हिजबुल्लाह, हमास, हूती वगैरह वगैरह। इसलिए इजराइल कह रहा है कि हम जब तक ईरान के भीतर परमाणु बम होने का अंदेशा है, उसके पास यूरेनियम है परमाणु बम बनाने के लायक, और उसके पास वो टीम है वैज्ञानिकों की जो परमाणु बम बना सकती है, जब तक खत्म नहीं करते हैं सबको तब तक हम रुकेंगे नहीं। इसलिए मैंने पहले कहा कि ईरान बदले की आग से बौखलाया हुआ है और वो हिसाब बराबर करना चाहता है। इजराइल रुकना नहीं चाहता है क्योंकि उसको डर है कि अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ईरान उसके वजूद के लिए एक रोज खतरा बन जाएगा। तो ईरान न रुकेगा, न इजराइल थमेगा, और नहीं थमने नहीं रुकने की स्थिति में यह जो जंग है ये भयानक हो चली जाएगी और बहुत बड़े नुकसान या किसी बड़ी तबाही के बाद ही दुनिया के दखल से ये रुके तो रुके, वरना फिलहाल तो दिखता नहीं है। और जब कभी भी रुकेगा तो पश्चिमी देशों का इजराइल को समर्थन होगा और ईरान के ऊपर इस बात का दबाव होगा कि तुम रुक जाओ वरना तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे। और जब ईरान के ऊपर पश्चिमी देशों का, अमेरिका की अगुवाई वाले जो देश हैं, दबाव बढ़ेगा और ईरान को लग जाएगा कि उस वजूद पर, उसके जीवन पर खतरा है, वो दुनिया के भीतर अब अपने लोगों को ही नहीं बचा सकता है, बहुत सारी बंदिशें उसके ऊपर आ जाएंगी, तो हो सकता है कि वो अपने पांव पीछे खींचे। लेकिन सवाल ये है कि जितने मुस्लिम देश हैं वो आज की तारीख में ईरान के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? पाकिस्तान अगर कह रहा है कि परमाणु बम की जरूरत पड़ी तो वो इजराइल के खिलाफ अपने परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, इसमें कितनी सच्चाई है? सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन, टर्की, इन तमाम देशों के बीच से या इनके भीतर से कोई आवाज ईरान के लिए क्यों नहीं उठ रही है?
ये अचानक से कश्मीर को लेकर के सक्रिय हो जाते हैं, पाकिस्तान के साथ लामबंद हो जाते हैं। आज इनको क्या हो गया, सांप सूंघ गया है? ये जो सेंट्रल एशिया और पश्चिम एशिया का समीकरण है, मुस्लिम देशों की अपनी जो राजनीति है, जो खलीफा होने की लड़ाई है, इस लड़ाई के कारण कौन सा देश कितना जा सकता है, बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, इस पर बहुत जल्द एक वीडियो के साथ में आऊँगा। फिलहाल आपसे विदा लेना चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए विदा। लेकिन इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको लगता है कि फलां टॉपिक पर कोई वीडियो करना चाहिए तो ज़रूर अपनी सलाह दिया कीजिए और अपनी पसंद बताया कीजिए कि हम ऐसा चाहते हैं, या फिर कोई बदलाव मेरी तरफ से आप चाहते हैं तो वह राय भी आप जाहिर किया कीजिए। फिलहाल नमस्कार।